हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी अगेन विजेंद्र चौहान, योर फ्रेंड योर टीचर। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम 9th क्लास के लिए वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है उसको हम देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका आपको ओवरव्यू में दूंगा। और साथ साथ एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि सिर्फ 9th में नहीं 11th में भी चैप्टर है और उसका भी आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको ना तो 9th क्लास में प्रॉब्लम आएगी, ना ही 11th के चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क वैसे तो नॉर्मली हम कोई काम कर रहे हैं बोलते हैं हम वर्क कर रहे हैं, बट साइंस इसको वर्क नहीं मानता है। साइंस क्या बोलते हैं, अगर हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया है, अगर हमने किसी चीज पे बल लगाया है और वो चीज मूव करे अपनी जगह से कहीं भी जाए, इधर या उधर, लेफ्ट राइट अप डाउन, कहीं भी जाए, किसी न किसी डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए। जब वो मूव होगी तब वर्क होगा। और इस वर्क की क्या कहते हैं, इसको नापते हैं हम जूल में। कैसे नापते हैं? जूल में। और 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर। अब इस वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क फॉर्मूला है W इक्वल टू F इंटू एस। F है फोर्स यानी कि बल, S है डिस्प्लेसमेंट, जिस उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वही सेम चीज। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ a force is applied to an object and which is able to move the object in its direction. Okay, ध्यान से सुना है। Work is said to be done if a force is applied on an object and it is able to move the object, well in the direction of the work or in the opposite or in any direction. But the object has to be moved. यदि किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है और वो वस्तु गति करने लगती है, या तो बल की दिशा में या किसी और दिशा में, तब कहा जाता है कि इस वस्तु पे कार्य हुआ है। इसको जूल में नापते हैं। अगर अब जूल की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। 1 जूल को डिफाइन कीजिए। 1 जूल इज द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट when a force of 1 Newton is applied on it and the object is moving in the direction of the force, in the direction of the force for 1 meter. और ये भी बोल सकते हैं कि the object displaces 1 meter in the direction of the force. तब ये जो वर्क होता है 1 जूल होता है। अब आगे भी ट्रिकी है, जो डायरेक्शन है, मूवमेंट है, वो खाली मूवमेंट ऐसे नहीं कि मूव कर गए कहीं पे भी तो वर्क हो गया। वर्क हो जाता है, बट वर्क 3 टाइप का हो जाता है उसमें, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। हाँ जी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क कैसे होता है? अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपको सिंपल एक चीज समझनी है। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वर्क होगा पॉजिटिव। लेकिन जिस डायरेक्शन में वर्क फोर्स लगा है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वर्क डन होगा नेगेटिव। अगर फोर्स लगाया जाए ऐसे और ऑब्जेक्ट मूव करे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उससे, तो वर्क डन होता है जीरो। ठीक है, समझ में आया? पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हो, नेगेटिव तब होता है जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो, और जीरो तब होता है जब फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो ऑब्जेक्ट की। अगर 11th में वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो ये बताना चाहूंगा, जो वर्क का फॉर्मूला होता है ये थोड़ा और एक्सपेंड है 11th क्लास में। क्या होता है? Fs cos थीटा। क्या होता है? Fs cos थीटा। अगर आप सबको पता होगा, जो 11th क्लास में जिन्होंने फिजिक्स ले रखे, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ी ट्रिक आती होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे cos थीटा है, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? एंगल क्या बनेगा? फोर्स इधर जा रहा है और क्या कहते हैं, मूवमेंट भी इधर ही हो रही है, तो 0 डिग्री एंगल बना। cos 0 1 होता है, इसीलिए पॉजिटिव वर्क होता है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट है ना, तो कितना हो गया? 180 डिग्री का एंगल हो गया। और cos 180 डिग्री -1 होता है, इसलिए नेगेटिव एंगल होता है। अगर परपेंडिकुलर है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 90 डिग्री, तो cos Fs cos थीटा cos 90 जीरो होता है, इसीलिए पूरा जीरो हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन है 11th क्लास के बेस पे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। वर्क का हो गया है काफी। वर्क के बाद आता है हमारा एनर्जी। अब एनर्जी क्या है?
एनर्जी वर्क ही है एक तरह से। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या एनर्जी? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, हिंदी में ऊर्जा। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। अब क्योंकि ये भी वर्क ही हो रहा है तो इसकी भी जो यूनिट होगी वो जूल ही होगी। इस जूल का मीनिंग भी 1 न्यूटन पर मीटर ही है, तो एनर्जी को भी जूल में ही नापते हैं। बट एनर्जी क्या होती है? एनर्जी सेवरल टाइप्स की होती है, जैसे कि 6 फॉर्म्स होती है एनर्जी की। सबसे पहली फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मीनिंग है, अब इस चैप्टर में क्या मैकेनिकल एनर्जी ही हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ऐसा? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जो एनर्जी उसमें होती है मूव करने की वजह से, या ऑब्जेक्ट पे कोई काम किया जाता है, या ऑब्जेक्ट कई पोजीशन पे है उसकी वजह से हो रहा है, या ऑब्जेक्ट का अपने आप कहीं से एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी किसी भी और दूसरे सोर्स से नहीं आ रही है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। यानी कि जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें से क्या कहते हैं, बोर्ड में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई उसमें, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। उसने क्या किया, उस एनर्जी की वजह से पंखा मूव करने लगा, अंदर मोटर चली और पंखा मूव करने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई उसमें। तो काइनेटिक एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही है। और प्लस अगर पंखे को अगर जो ऊपर टंगा हुआ है वहां से अगर खोल देंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी है उसमें, वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो भी मैकेनिकल की एक फॉर्म है। उसके बाद सेकंड आती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी होती है जैसे रिएक्शंस होते हैं, जब कोई चीज बनती है, जैसे कि ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज कैसे बनता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सूरज की धूप लगती है, सनलाइट, उससे मिलके बनता है, तो उसमें भी उससे एनर्जी रिलीज होती है। उस टाइप की एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। या फिर कई बार वाटर है, जैसे वाटर से बनाई जाती है, चलो वो हमारे आपके भी सिलेबस में नहीं है, अभी आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो सन होता है, सन की लाइट आती है, सन की लाइट की में हीट भी होती है, तो उस सनलाइट की वजह से जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। जैसे सोलर सेल भी लगे आजकल तो छतों पे, तो वो क्या करते हैं सोलर सेल, वो उस हीट को ऑब्जर्व करते हैं जो सनलाइट का हीट होता है और उससे एनर्जी बनाते हैं, और वो बैटरीज में स्टोर हो जाती है, तो वो होती है सोलर एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में तो आई थिंक आप सबको पता होगा, ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे कि लाइट जल रही है, फैन चलता है, बहुत सारे काम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मशीनें चलती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, तो ये सारे काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड में भी एनर्जी होती है, अगर साउंड में एनर्जी ना हो तो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूं, तो वो क्या है, उसके वाइब्रेशन के थ्रू वो आगे ट्रांसफर हो रहा है हर एक डायरेक्शन में, जैसे यहाँ से ऐसे जा रही है वेव, यहाँ पे जाएगी, इधर जाएगी, हर डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, साउंड पहुंचेगा ही नहीं आगे तक। उनमें एनर्जी है इसलिए वेव ट्रेवल करती है, और जितनी दूर तक जाती है वो एनर्जी लूज करती चली जाती है, इसीलिए हमारी आवाज दूर नहीं आती, सुनाई देती है। तो ये हो गया हमारा साउंड एनर्जी। इसके बाद लास्ट है हीट एनर्जी। जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसमें जो एनर्जी डेवलप होती है वो होती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की काफी यूजेस हैं, और उसी की वजह से ही जैसे सोलर एनर्जी को ट्रांसफर किया था तो केमिकल एनर्जी में, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है, हीट एनर्जी से ही होता है। जैसे बैटरीज होती है, बैटरी क्या केमिकल एनर्जी में, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन उसके अंदर जो स्टोर होता है लिक्विड, उसके अंदर एनर्जी बनती है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पे कोई काम होता है उसकी वजह से एनर्जी बनती है, वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। और इस चैप्टर में क्या है, वर्क यानी कि कार्य है, काम, वर्क हो रहा है तो एनर्जी डेवलप हो रही है, तो उसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया। अब एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना बना सकते, बट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। उसके बारे में जब मैं चैप्टर को अच्छे से कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि कैसे ट्रांसफर करते हैं। एक जनरल से एग्जांपल लेके देता हूं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर रखा है, कहीं पे अलमारी के ऊपर रख दिया, तो उसमें क्या, उसकी पोजीशन हाई है, उसकी वजह से उसमें एनर्जी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर उसको वहां से उतार दे तो वो एकदम से नीचे गिर जाएगा, और मूव कर, जब वो गिरने लगेगा रास्ते में मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ये भी आपको मैं थोड़ा बता ही देता हूँ, तो इसके बारे में आगे जाने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन में ही
जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, कोई वस्तु गति कर रही है, उसी गति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है या गतिज ऊर्जा होती है। ध्यान से सुनना है आपको एक चीज, आपको चैप्टर पूरा आधा चैप्टर आपको ऐसे ही आ जाएगा, 80% आपको चैप्टर आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा बिना आगे अंदर पढ़े। तो जब हम थ्योरी करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि फॉर्मूले जो हमको प्रूव करना, उनसे वैल्यू निकालना, कैसे निकालते हैं, यूनिट्स कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो सब कुछ उसमें रीड करेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको ये समझ में आ गया अच्छे से तो चैप्टर बहुत जल्दी आ जाएगा समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वजह से, उसकी मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो उसके पोजीशन की वजह से होती है। जैसे कि मैंने बताया अलमारी के ऊपर कोई चीज रखी है तो उसके अगर उसको अलमारी के ऊपर से हटा देंगे तो एकदम अर्थ पे नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी, तो उसकी पोजीशन है, जो हाइट है, उसकी वजह से एनर्जी डेवलप होगी उसमें, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। यूनिट दोनों की सेम है तो मैकेनिकल एनर्जी में इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी। तो ये ओवरव्यू एनर्जी का। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन होता है सेव करना किसी चीज को। तो एनर्जी को सेव करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी को सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना बनाया, ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसको सिर्फ बदला जा सकता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे विश्व की जो कुल एनर्जी है वो हमेशा समान रहती है, बदलती नहीं है। यही कंसेप्ट आपको अच्छे से कराया जाएगा जब मैं चैप्टर को थ्योरी कराऊंगा आगे। जैसे कि एक हाइट पे ऑब्जेक्ट को ले लिया तो उस हाइट पे कितनी एनर्जी है, उसमें बीच के पॉइंट पे कितनी एनर्जी है, तो अर्थ पे होगा तब कितनी एनर्जी होगी। हर एक पोजीशन पे आपका एनर्जी चेक की जाएगी तो टोटल एनर्जी सेम आएगी, तो दैट मींस एनर्जी कंजर्व होती है। अब आते हैं, इसको थोड़ा आगे चलते हैं। अब एनर्जी के बाद है पावर। पावर क्या होती है? देखिए पावर क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति। तो पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी तो क्या है, टोटल वर्क कितना कर सकते हैं हम, लेकिन पावर है एक लिमिटेड टाइम में कितना वर्क कर सकते हैं। मेनली एक सेकंड में, मान लो अगर एक पर्सन एक सेकंड में 20 जूल वर्क करता है, क्या बोले, एक पर्सन एक सेकंड में 20 जूल वर्क करता है, तो दैट मीन्स उसकी पावर हो गई 20 वॉट। इसकी यूनिट होती है वॉट। फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। 1 वाट का मीनिंग होता है 1 जूल पर सेकंड। अगर एक पर्सन एक सेकंड में 1 जूल काम करता है तो दैट मीन्स उसकी पावर 1 वॉट है। If a person is doing 1 joule of work in 1 second, then we can call it it has the power of 1 watt. We can say it has the power of 1 watt. तो 1 watt जो होती है ये हमें वैसे लग रहा है लेकिन बहुत छोटी यूनिट होती है ये। हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है, तो जो बिल आता है जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो नापी जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि बिल आ गया भाई 60 यूनिट आ गया, 100 यूनिट आ गया, 50 यूनिट आ गया। वो जो यूनिट होती है ना वो एक्चुअल में होती है कॉमर्शियल यूनिट। क्या होती है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है वो। इसको लिख सकते हैं किलोवाट आवर में। किसमें नापते हैं? इसको मेजर किया जाता है किलोवाट आवर में। अब देखो वाट तो हमारा ये है, किलोवाट आवर का मीनिंग क्या हो जाएगा, ध्यान से आपको देखना है। अब इसको मैं रब कर देता हूं, बाकी तो कोई यूज नहीं है। किलो का मीनिंग होता है 1000, वाट तो वाट ही है। आवर, एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। कितनी सेकंड होती है 1 आवर में? 3600। 1 वाट है 1 जूल अपॉन में 1 सेकंड। तो अब इसको ओपन कर लो, 1000
हो गया वाट यानी कि 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। 1 आवर में 3600 सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो गया अभी हमारा यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 360030 यहाँ पे, सॉरी इतने वाट हो गए। अब जो पावर, जो साइंसी लैंग्वेज में जब हम किसी वैल्यू को ऐड करते हैं, हम ऐसे ऐड नहीं करते कभी भी। तो कैसे ऐड करते हैं साइंटिफिक वे में? जो 1 डिजिट है जिसकी कोई वैल्यू हो, वैल्यूएबल डिजिट होता है, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं 3.6 इंटू में। अब उसके बाद काउंट कर लो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 10⁻⁶ वॉट। तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर होता है 3 इंटू में 10⁻⁶ वॉट, सॉरी 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट। ये है हमारा चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। मैं होप करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया। वैसे इतना इजी वे है, इतना इजी वे है कि गारंटीड है कि सबको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। अब लेकिन जो फिजिक्स होती है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होती है। मैंने आपको थोड़ी सारी समझा दी है, इसके बेस पे आप पूरा चैप्टर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या है, जो फॉर्मूले हैं उनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है, वैल्यू निकालनी है। तो वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें क्या है, थोरोली जो सारे कंसेप्ट है उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे और कंसेप्ट आपको अच्छे से दोबारा समझाए जाएंगे। जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से डेरिवेशन के थ्रू, और ये सारे जो फॉर्मूले हैं उनको डिराइव किया जाएगा, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए सके। समझ में आपको आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है सिंपली, आपको पता है वर्क क्या होता है, ठीक है, वर्क आपको पता है कि भाई अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, डेफिनेशन पता है आपको, और आपने 1 जूल की डेफिनेशन भी राइट कर दी, ये भी राइट कर दी, तो 1 मार्क इसके लिए, 1 मार्क इसके लिए, 1 मार्क इसके लिए, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आया है तो उसमें आपको डिराइव भी करके दिखाना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे आया ये। तो ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में आपको कराई जाएगी जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा इस चैप्टर का। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपके, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उसका एक मैप हो गया। तो अगर आपको वीडियो में सारे टॉपिक समझ में आए हैं, आपको अच्छा लगा है, आपको लगा कि अच्छे वे से आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।